झींगा का सर एक तो स्कोप बढ़िया है, छोटे टाइम की खेती है और अच्छे मुनाफे की खेती है। मैं टन में बताऊंगा इसका, जैसे 1 एकड़ में अगर अच्छी क्रॉप अच्छी खेती अपनी लगी है तो 3 से लेके और 4 टन तक इसमें माल हार्वेस्टिंग हो सकता है। ना इसमें ज्यादा कोई बीमारी है। माई सेल्फ योगेश शर्मा, फिशरीज ऑफिसर सोनीपत, इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर सोनीपत, फिशरीज डिपार्टमेंट हरियाणा। देखो हमारे यहाँ अलग अलग साइटें हैं। ये जो जहाँ पे जिस साइट पे खड़े हैं ये पिछले साल से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। यहाँ जमीन बंजर थी, ये गांव की पंचायत की जमीन पड़ी हुई थी, बंजर बेकार पड़ी हुई थी, झाड़ियाँ थी और यहाँ पे कुछ नहीं होता था। जमीन के अंदर खारा पानी था। हमने पंचायत से संपर्क किया, इसको जमीन को इसमें मत्स्य पालन के लिए दे दिया जाए। हमारे यहाँ खारे पानी का झींगा होने की संभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नीचे जमीन में खारा पानी सैलिनिटी का है जो कि ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर के अंदर व्हाइट श्रिम्प की खेती होती है। तब से पिछले साल से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। देखो खारे पानी का जो झींगा है, मीठे पानी का झींगा में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी है खारे पानी के झींगा की उत्पादन। खारे पानी का झींगा जो है 1 हेक्टेयर के अंदर 6 से 7 टन निकलाता है और मोस्टली जमीन के अंदर हमारे यहाँ खारा पानी उपलब्ध है। मीठा पानी कम है, मीठा पानी नहर का आता है। यहाँ पे मीठे पानी की मछलियों का काम अलग है और खारे पानी का झींगे की संभावित सेक्टर के कारण ये खारे पानी का झींगा से ज्यादा फार्मर इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो कि 450-500 रुपए किलो बिक जाता है पर हेक्टेयर के अंदर। ये 6 से 7 टन का इसकी प्रोडक्टिविटी की संभावित क्षेत्र है। तो इसमें सारा खर्चा काट करके लगभग 13 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सालाना, यानी कि 5-6 महीने के अंदर सालाना बचत होने की संभावित है। ये पीएल में आता है, 6 पीएल, 7 पीएल, 8 पीएल। ये देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो चावल के दाने के से भी छोटा होता है, लगभग 0 साइज ही आता है। ये बच्चा स्टॉकिंग करने के बाद इसमें जो फीड आता है, पहले तो हम इसका फर्मेंटेशन डालते हैं। उसमें राइस पॉलिश होती है, गुड़ और ईस्ट, ये इसका मिश्रण बना के घोल तैयार करके वो तालाबों में डाला जाता है। उससे प्लेटिनियम तैयार जो होता है उसको बच्चा खा के जिंदा रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना महीना होता है वो कि वो फीड नहीं खा सकता। तो प्लेटिनियम जो इसमें तालाब में बनते हैं उसी को खा के वो जिंदा रहता है। फिर धीरे धीरे उसको 0 बिल्कुल बारीक पाउडर के समान फीड आती है, वो फीड इसमें डाली जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। शुरू में 1 किलो, फिर अगले दिन 1 किलो 100 ग्राम, ऐसे 100-200 ग्राम उसकी डोज बढ़ाई जाती है कि प्लेटिनियम को छोड़ के फिर वो फीड पे आए। फीड पे लाने के बाद फिर इसकी फीडिंग की जो है मात्रा वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। कुछ दिन के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर फीड की भी ग्रोथ बढ़ती रहती है, उसकी मात्रा और साइज भी। पानी हर दिन तो सर चेक नहीं होता, नहीं कर पाते, लेकिन ये है हफ्ते में 2 बार तो जरूर हम चेक करते हैं कि अमोनिया तो नहीं है या कोई और बीमारी तो इसमें तालाब में नहीं है। और इसकी लैब में भी हम टेस्टिंग करवाते हैं और यहाँ भी सैलिनिटी भी चेक करते हैं कि खारापन कितना है, कितना लैब में पोटास कितना, मैग्नीशियम कितना, वो सारी चीजें चेक करवानी पड़ती है। और पानी कम होता है, एक लेवल पे ही पानी रखा जाता है इसका, 3.5-4 फुट के बीच में ही पानी रखा जाता है लगभग इसका। और उसी कम होता है तो उसमें नया पानी ऐड करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह का जो भी अपना पानी है वही ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारी मुख्य स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके अंदर खारे पानी का जो लवणीय भूमि है उसके अंदर जल क्षेत्र को लेके आना है। सलाइन वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पॉन्ड इन सलाइन वाटर, ये स्कीम है। ये सरकार की तरफ से 14 लाख का प्रोजेक्ट है। कैपिटल कॉस्ट 8 लाख का, 6 लाख पे इनपुट का ऑपरेशनल कॉस्ट का, 14 लाख का 60% सब्सिडी महिलाओं को देने का प्रावधान है और 40% सब्सिडी समाना जाति पुरुष को देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 60% सब्सिडी SC को देने का प्रावधान है। सरकार की तरफ से सरकार पूरी मदद करती है, सब्सिडी समय पे मिलती है। जब भी बजट अवेलेबल हो जाता है, पहले साल DPR तैयार होती है, DPR के बाद बजट अवेलेबल हो जाता है, फार्मर को किसी भी टाइप की कोई अनुदान लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो फार्मर इसलिए फार्मर आगे इस फील्ड के अंदर आगे आ रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं मत्स्य अधिकारी गोवाना पोस्टेड हूँ, जो कि जिला मत्स्य अधिकारी सोनीपत के उसमें आता है, जो कि मत्स्य विभाग हरियाणा में है। झींगा वही इसमें किया जाता है। फीड तो क्या है कि जब बच्चा आ जाता है, जैसे हमारे कोलकाता से वगैरह वहाँ से आता है, इसमें तालाबों में स्टॉक कर लेते हैं। फीडिंग का टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग में हो गया को जो है ना, शुरू में तो जैसे 2 ग्राम का, 1 ग्राम का, फिर धीरे धीरे जैसे कि उसका साइज बढ़ता है
उसके अनुसार जो है उसकी जो मात्रा बढ़ा दी जाती है फीड की। 2.5 लाख के आसपास ही फीड डाल देते हैं पर हेक्टेयर में। ऐसा ही लगभग जो बच्चा है हमें मार्च अप्रैल में स्टॉक करते हैं, अप्रैल मई में 4 महीने के बाद जो है इसको निकाल लेते हैं। इसका साइज लगभग 35 से लेकर 40 ग्राम तक का होता है। जब इसकी हार्वेस्टिंग करके इसको मार्केट में बेच दिया। न्यूट्रिशन वैल्यू तो दोनों के बराबर है, लेकिन जो हमारा जो अपने उत्तरी भारत का जो झींगा है ना, उसको ज़्यादातर उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और उसके कारण जो हमारा उत्तरी भारत वाला जो झींगा है उसको ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका रेट भी अच्छा है। लगभग ये लगा लो कि 450 से लेकर 550 रुपये पर किलो तक ये हमारे जो मार्केट में बिक जाता है। वैसे तो मार्केटिंग की समस्या नहीं आती, लेकिन 2-3 साल पहले मार्केटिंग की समस्या तो क्या थी, उसमें रेट कम था। लगभग 250 से लेकर 350 रुपये पर किलो तक बिक रहा था। लेकिन अब पिछले साल से जो है पिछले साल से और इस साल जो है मार्केट का रेट बढ़िया मिल रहा है। लगभग 400, 450, 550 रुपये किलो तक की ये बिक रही है, और किसानों को इसमें जो है काफ़ी फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक हमारा हिसार के अंदर है, हमारा एक्वाकल्चर रिसर्च सेंटर है, वहीं पे हमारी ट्रेनिंग दी जाती है। एक हमारा सब सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। पहले 10 डेज की ट्रेनिंग होती थी, 5 डेज का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। वहाँ पर रिसोर्स पर्सन के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे CIFE रोहतक के अंदर लाली सेंटर है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है झींगा की। समय समय पर वो भी फार्मर्स को बुलाते हैं, हम भी वहाँ फार्मर्स को भेजते हैं। वहीं पे पानी की टेस्टिंग लैब है, टेस्टिंग भी वहीं पानी की लैब भी, उनके सॉइल पैरामीटर्स, वाटर पैरामीटर्स वहाँ पे सारे उनके टेस्ट हो जाते हैं, जिससे वो उनको आभास हो जाता है कि ये ज़मीन खारे पानी के झींगे के लायक है या नहीं। पहले वो टेस्ट कराते हैं पानी का, फिर इस फील्ड में आते हैं। देखो ये 4-5 महीने की क्रॉप है। अप्रैल मई के अंदर सीड स्टॉक, अप्रैल मई जून के अंदर सीड स्टॉक किया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। 4-5 महीने के बाद सर्दियों में तालाब खाली रहते हैं। 4-5 महीने अगर फार्मर इस पे मेहनत कर लें तो ये परंपरागत खेती है। जो हमारे मीठे पानी की जो मछलियाँ हैं, जैसे रोहू है, कतला है, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प है, उनके कंपेरेटिवली इसमें आमदनी का ज़्यादा संभावना है। क्योंकि अगर मेहनत करेगा तो झींगा, मैंने आपको पहले भी बताया, 1 हेक्टेयर के अंदर 6 से 7 टन निकल सकता है। वो ज़्यादा भी निकाल लेते हैं फार्मर अगर टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिस बढ़िया रहती है, टाइम पे डिजीज़ नहीं आती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अपने अंदर ऐसी भावना कर ले कि मैंने तो झींगा करना ही करना है और मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है, तो हर हालत के अंदर वो प्रोडक्शन लेता है। जिस साइट पे आप यहाँ खड़े हैं, इन्होंने पिछले साल ही झींगा इन्होंने सीड स्टॉक किया था अप्रैल मई के अंदर ही। सितंबर अक्टूबर में इन्होंने निकाला था। लगभग इन्होंने 30 टन के आसपास निकाला। इनकी 96 लाख रुपए की इनकी बिक्री हुई है, जो कि 450 रुपये किलो बिका। ये साइट बहुत हमारे लिए एक सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत है, दूसरे फार्मर्स के लिए भी। हम भी जहाँ भी जाते हैं अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, हम भी फार्मर्स को इनके बारे में बताते हैं कि भाई उन्होंने 8 किले में स्टार्ट किया। 2 पार्टनर हैं ये, 2 पार्ट के यानी कि 2 लेडीज़ हैं आप, जिनको 4 एकड़ एक के नाम है, 4 किले दूसरी लेडी के नाम है। 2 लेडी यहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं ये, और इन्होंने अच्छा प्रोडक्शन लिया है। इन्होंने लगभग इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करने में 8 एकड़ के अंदर ये बताते हैं कि हमारा 1 करोड़ रुपये एक्सपेंडिचर हुआ। ये तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर करा, तालाब बनाने में, एरेटर लगाने में, ये जो फीड स्टोर बनाने में, सोलर सिस्टम लगाने में, ट्यूबवेल लगाने में, जो सारा फीड का, सीड का सारा खर्चा लगभग बताते हैं कि हमारा 1 करोड़ के आसपास हुआ। और हमें 96 लाख का हमें झींगा हमने सेल किया। और उसके बाद हमने इनको लगभग 27 लाख के आसपास इनको हमने सब्सिडी दी, बाकी इनकी सेविंग में आ गई। इस साल इन्होंने सिर्फ झींगे का सीड डालना है, फीड डालना है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप हो गया, और जो कि 8 साल तक रहेगा। अब इन्होंने सिर्फ कमाई करनी है यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि देखो मेन तो फंगल डिजीज़ होते हैं, फंगल डिजीज़ हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, तो वो पहले ही अगर सर्टिफाइड हैचरी से सीड अवेलेबल हो जाए तो डिजीज़ की संभावना नहीं रहती है। देख रहे हैं कि फार्मर भी इसमें अपने फीड का देखना पड़ता है कि फीड टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये अपने चेक ट्रे लगाते हैं, चेक ट्रे से पता लगा लेते हैं टाइम पे फीडिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। टाइम पे जब ये फीड डालते हैं, टाइम पे एरेशन देनी पड़ती है। इनके वाटर पैरामीटर्स अपने टाइम पे चेक करने पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत अल्टर हो जाए तो वाटर पैरामीटर्स को या टाइम पे अपने डिफरेंट टाइप से जो भी इनका ट्रीटमेंट होता है, जो भी इनको डालना होता है, मेडिकेशन, कैल्शियम लेवल है, मैग्नीशियम लेवल है, उसको आप चेक करते रहते हैं ये। और साथ में क्योंकि फॉस्फोरस भी यूज़ किया जाता है,
समय समय पर ये अपना नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया लेवल भी चेक करते रहते हैं। सैलिनिटी तो एक बार सेटअप हो जाती है, हार्डनेस तो चेक करते हैं, एल्कलिनिटी, हार्डनेस इनका इक्वलिटी प्रोपोर्शन में होती हैं ये। मैं सुनील कुमार, गांव मेरा कानहुंदा है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से। पहले मैं भट्ठे लाइन में था, अपने पास ईंट भट्ठा था, वो किसी कारणवश सेल कर दिया था। के बाद फिर इसमें आए थे। भट्ठे में लेबर की समस्या प्रॉब्लम ज्यादा थी, एक मिट्टी वगैरह की कई तरह की उसमें प्रॉब्लम बड़ी थी, इसलिए उसको सेल कर दिया। फिर थोड़ा बहुत सर्च किया तो जो हमारे गांव के भी एक दो बंदे हैं जो मछली पालन का कारोबार करते हैं, मैं उनसे मिला था। उनसे मिल के फिर हमने विभाग वालों से संपर्क किया, तो फिर उन्होंने झींगा के लिए हमारे को प्रोत्साहन किया, इसलिए फिर झींगा लाइन में हम आए। सादी मछली को छोड़ के झींगा में आए। झींगा का सर एक तो स्कोप बढ़िया है, ये छोटे टाइम की खेती है और अच्छे मुनाफे की खेती है। अदर मछली में हमारे को खर्चा ज्यादा होता है और प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, उसको समय के अनुसार ही बेचना पड़ता है। अगर उस टाइम पे नहीं बेचा गया तो फिर उसका भाव नहीं रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मछली है, ये सारी बाहर एक्सपोर्ट होती है। ये इसका अच्छा स्कोप है, कम टाइम में 4-4.25 महीने में तैयार हो जाती है, इसलिए हमने इसको चुना। नहीं, ऐसा तो खैर हुआ नहीं है। अगर आंध्रा से यहाँ तक आने में अगर कोई सीड में दिक्कत होती है तो वो उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। सीड अलग हैचरी से आता है और सेल के लिए अलग वो आते हैं। माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं, काफी फोन आते रहते हैं कि हमारे को दे दो, हमारे को दे दो। बेचने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पे हमें सेल करना होता है कि उस टाइम पे इसका काउंट चेक किया जाता है कि इतने काउंट का है, फिर उनको काउंट बताने के बाद वो रेट देते हैं। काउंट मतलब वेट के हिसाब से इसका काउंट निकालते हैं। जैसे अपना हो गया 30 काउंट का, उसमें 60 पीस चढ़ जाते हैं। ऐसे ही काउंट जैसे साइज बड़ा होगा काउंट छोटा होगा। यहाँ पे फिलहाल 5 हैं, आसाम से हैं, बिहार से हैं, और अभी 2 बंदे की शॉर्ट है, वो और आएंगे। ये यहाँ पे फीड का है, टाइम टू टाइम में फीड इनको 4 टाइम डालनी पड़ती है। और जैसे अपना जनरेटर चलाना है, लाइट चली गई तो जनरेटर चलाना है, पंखे टाइम टू टाइम पंखे चलाने पड़ते हैं, और मेडिसिन वगैरह ये सब डालनी पड़ती है। वो ये तो धागा बांध रहे ताकि कौवा अंदर ना आए पौंड के अंदर, ताकि पौंड में छोटा बच्चा होता है, इसको उठा लेता है वो कौवा, उससे बचने से और एक कोई बीमारी ना आए। बाहर का पक्षी अगर अंदर कुछ आएगा तो उसमें बीमारी आने का खतरा रहता है, इस वजह से धागे से कवर करवा देते हैं। हर साल ऐसे ही करना पड़ता है। एक तालाब का तो दूसरे में बच्चा भी शिफ्ट नहीं करते हम बड़ा होने के बाद। लेकिन पानी की बात है तो पानी अगर कोई बीमारी बन गई है, अमोनिया की मात्रा बन गई है पानी में, तो उसको बाहर ही फेंकते हैं। उसको बाहर फेंक के जब नया पानी उसमें डाला जाता है, ऐसे इसकी प्रक्रिया होती है। मतलब दूसरे पौंड में हम उस पानी को शिफ्ट नहीं कर सकते, तालाब से बिल्कुल बाहर ही उसको फेंका जाता है और 1-1.5 फुट पानी निकाल देते हैं, कुछ नया डाल देते हैं, फिर ऐसे होता है। मैं टन में बताऊंगा इसका। जैसे 1 एकड़ में अगर अच्छी क्रॉप, अच्छी खेती अपनी लगी है तो 3 से लेके और 4 टन तक इसमें माल हार्वेस्टिंग हो सकता है। इसके बारे में तो यही कहूंगा जी कि सादे पानी की मछली में ज्यादा स्कोप है नहीं और इसमें बहुत बढ़िया है। एक तो इसका बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, और अगर आप अच्छे से रख रखाव और फाइनेंशियली आप ठीक ठाक हैं तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, और ना इसमें ज्यादा कोई बीमारी है। और आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ साफ सफाई कितनी है, ना कोई स्मेल है यहाँ, ना कोई और किसी तरह की, बिल्कुल साफ सुथरा स्कोप है। ये बहुत अच्छा काम है। फार्मरों को मैं यही कहूंगा, उन सादी मछली को छोड़कर अगर आपके पास समय है और फाइनेंशियली आप ठीक ठाक है तो इसमें आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। देखो जी, पैसा तो इसमें थोड़ा ये है तो थोड़ी महंगी खेती, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी किसान को दी जाती है, वो भी रामबाण की तरह काम करता है। सब्सिडी कुछ अपने पास है, कुछ सब्सिडी का पैसा मिल जाता है। 2 बार में गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, तो दोनों चीजें मिलके किसान अच्छा अपना काम कर सकता है। नहीं जी, हर डिस्ट्रिक्ट में कई बार साल में किसानों की, फार्मरों की ये मीटिंगें होती हैं, उसमें बताया जाता है कि अब ये स्कीम आई हुई है भाई, अब ये स्कीम है। मत्स्य विभाग वाले जो हैं समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट भी अखबार में जैसे उनके लिए भी स्कीमें आती हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी हमारे पास आते रहते हैं इस तरह के। तो ऐसी कोई बात नहीं है गुमराह होने वाली, तो विभाग वाले हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वे हर हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जरूर एक बार चक्कर लगाते हैं और फोन पे भी बात
करते रहते हैं। बहुत दूर दूर से आ जाते हैं जी, फोन वगैरह भी आते हैं, और आसपास के गांव के हैं हमारे रिलेटिव हैं, वो भी सब आते रहते हैं, यार दोस्त है वो भी आते रहते हैं, पूछते हैं, हम गाइड करते हैं उनको अच्छा जैसा भी हमारे नॉलेज है। पहले वो मैं बता रहा था एकड़ के हिसाब से वही है जी, हमारा 8 एकड़ में था पिछले सीजन में जो हमने शुरू किया था, और उस पे लगभग ये मानिए आप 90-95 लाख के आसपास खर्चा हमारा आ गया था। कमाई लगभग इतनी ही कमाई हुई थी शुरू वाले साल, क्योंकि 96 लाख 97 लाख 96.5 लाख ऐसी कमाई हुई, और उसमें सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिली थी वो हमें ऐसे के ऐसे बच गई थी।